गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में बेसिकली अपन तीन टॉपिक्स को लगभग अगर टाइम हो तो कवर कर सकते हैं। समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, देन वी विल सी इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, देन वी विल सी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। समेशन ऑफ डिटरमिनेंट को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देन वी विल कम टू द समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, आई थिंक वो प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 था आई थिंक, ठीक है ना। उस प्रॉपर्टी में मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है ना, जैसे मान लो कि कुछ इस टाइप का डिटरमिनेंट है t1 प्लस t2 माइनस 1 3, t1 प्लस 4 2 5, t2 प्लस 5 3 6, ऐसे कोई डिटरमिनेंट है। तो मैंने क्या बताया था आपको वहां पे कि हम इसको टू और मोर डिटरमिनेंट्स में किसी भी पार्टिकुलर रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, बराबर है, बताया था। मतलब आप चाहो तो इसको एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होता था कि जिस रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उसको स्प्लिट कर रहे हैं, बस उसी रो कॉलम के एलिमेंट्स को आपको चेंज करना है। बाकी जैसे मान लो कि मैं इसको कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, तो कॉलम 2 और 3 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। मतलब कि कॉलम 2 में यहाँ भी -1 2 3 और कॉलम 3 में भी 3 5 6 रहेगा, प्लस -1 2 3 3 5 6। मान लो मैं इसको एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिखना चाह रहा हूँ। फिर मैंने बोला था कि जो कॉलम 1 के एलिमेंट होंगे यहाँ और यहाँ, दोनों मिलकर इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आने चाहिए, इस दोनों एलिमेंट के सम। तो जैसे मान लो यहाँ पे t1 ले लिया, यहाँ t2 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ t1 ले लिया, यहाँ t2 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया। तो बेसिकली क्या है कि अपन इस डिटरमिनेंट्स को एज ए सम ऑफ दीस टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं समझते हैं। बेसिकली यही चीज इसके जब भी हम समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का प्रॉब्लम लेंगे तो वहां पर यही चीज का हम यूज करने वाले हैं। तो एक तो थ्योरेटिकल वे होगा जिसमें हम एक स्टेप करके चीजों को देखेंगे, देन वी विल कम टू डायरेक्टली जो अपन ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिखा। ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं कि अगर मान लो कि कहीं पर मुझे ये दो डिटरमिनेंट लिखा मिल जाए, तो हम इस दो डिटरमिनेंट को इतना लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये मिल गया कहीं पर किसी स्टेप्स में या किसी क्वेश्चन में, तो आप इसको कैसे और कैसे ऑब्जर्व करोगे। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो कॉलम 2 है और यहाँ पर जो कॉलम 3 है, वो कॉलम 2 के जितने भी एलिमेंट्स है इस डिटरमिनेंट से कॉलम 2 के एलिमेंट्स के बराबर है। कॉलम 3 में जितने एलिमेंट्स है वो कोरस्पॉन्डिंग इसके कॉलम 3 के एलिमेंट्स के बराबर है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कॉलम 2 कॉलम 3 इस दोनों में कांस्टेंट है। तो फिर उस केस में हम इसको कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में अगर बीच में प्लस है तो हम ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ t1 प्लस t2 4 प्लस t1 t2 प्लस 5 लिख सकता हूँ। फिर कॉलम 2 और 3 एज इट इज रहेगा। मतलब कहने का क्या है कि आपको अगर ये दिखे, मैं प्रॉपर्टीज में बताया था कहीं पर ये है तो आप उसको इतना लिख सकते हो। तो कहीं इसके इनवर्स भी, मतलब इसके उल्टा भी अपन जा सकते हैं कि कहीं पर आपको ये दिखे तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक चीज और अपने को देखना है कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये जस्ट मैंने आपको रिकॉल कराया कि कहीं भी ऐसे टर्म्स आपको दिखे तो आप उसको इतना लिख सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि जिस कॉलम के रिस्पेक्ट में आप ऐड करना चाहते हो उसको छोड़कर बाकी जो दो कॉलम या तीन कॉलम जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, बराबर है। जैसे यहाँ कॉलम 2 यहाँ कॉलम 2 बराबर, यहाँ कॉलम 3 यहाँ कॉलम 3 बराबर है, तभी हम इसके कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में ऐड इसको कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते अगर बराबर नहीं होता तो। गॉट इट? ओके, ऑलराइट। तो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं बेटे। तो अब इसका अपन यूज करने वाले हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल सी द स्टेटमेंट ऑफ द समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने को बोला गया क्या कि फाइंड
समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा r, ये अपने को बताना है, वेयर डेल्टा r इज इक्वल्स टू r स्क्वायर 1 माइनस 2 3 0 4 6 माइनस 1। ठीक है बेटे, अपने को ये प्रॉब्लम मिला, इसमें बोला गया क्या कि फाइंड डेल्टा r 1 to n वेयर डेल्टा r इज इक्वल्स टू दिस। अब इस प्रॉब्लम को करना है तो एक तो भाई सिंपल सा थ्योरेटिकल मेथड क्या होगा, कोई बिना दिमाग लगाए हुए अपन क्या करेंगे, पहले डेल्टा r कैलकुलेट कर लेंगे, बराबर है। डेल्टा r कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा उसमें r और r स्क्वायर के टर्म्स आएंगे, उस पूरे टर्म्स जो भी एक्सप्रेशन बनेगा r और r स्क्वायर वो सारे टर्म्स को हम क्या 1 to n में समेशन कर देंगे। एक तो ये मेथड हो गया, बराबर है। दूसरा क्या है वो आप लोग खुद घर पे जाके उसको वेरीफाई करना, जो मैं है बता रहा हूँ थोड़ा सा एज ए शॉर्ट ट्रिक या फिर एज ए कम समय में करने वाला मेथड क्या है, तो आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से नोट डाउन करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि इफ वेरिएबल इज प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम, यूं बोल रहा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई वेरिएबल है जो किसी एक रो या एक कॉलम में ही प्रेजेंट हो, then summation can be taken inside or can be applied directly to that row or column। मतलब समझो, यूं बोलना चाह रहा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट किसी एक रो और एक कॉलम में सिर्फ वेरिएबल प्रेजेंट हो, बाकी रो और कॉलम में नहीं, तो उस केस में आप समेशन को इनसाइड ले जा सकते हो, या फिर दूसरे वर्ड में बोला जाए तो आप उस पार्टिकुलर रो या उस पार्टिकुलर कॉलम को डायरेक्टली समेशन कर सकते हो, अंदर ले जाकर अप्लाई कर सकते हो वहां पे। अच्छा, जैसे यहां देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो रो 1 में मुझे r और r स्क्वायर के टर्म लिखते हैं, यहां वेरिएबल भी क्या है r है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि किसी एक रो में ही वेरिएबल प्रेजेंट है, रो 2 रो 3 में नहीं है। अगर मैं रो वाइज इसको देखूं तो कोई बच्चा सोचेगा कि सर कॉलम वाइज भी देखो, तो कॉलम 1 में भी है और कॉलम 2 में भी है। कॉलम वाइज देखोगे तो कॉलम 1 में r है, कॉलम 2 में क्या है r स्क्वायर, तो कॉलम वाइज नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहां पर मुझे क्या मिला कि रो एक ही रो में इसके वेरिएबल प्रेजेंट है r और r स्क्वायर। तो अपन उस केस में अगर ये कंडीशन कोई भी डिटरमिनेंट्स फुलफिल कर रहा है तो उस केस में बेटे हम इस समेशन को डायरेक्टली इसके इस पार्टिकुलर रो में जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है ले जा सकते हैं। अब देखो कैसे, तो एक तो चीज ये होगी कि आप डायरेक्टली समेशन यहां ले जाओ और इसको सॉल्व करना शुरू करो, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं। तो अभी जो मैं आपको प्रॉपर्टी 7 रिकॉल कराया था उसका आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे वेरीफाई करने के लिए। जैसे मान लो कि अपने पास ये डेल्टा है, मैं इसको सॉल्व करना शुरू किया, तो डेल्टा r क्या बेटे देखो, r स्क्वायर 1 माइनस 2 3 0 4 6 माइनस 1, ये तो मुझे क्या चाहिए, डेल्टा r 1 to n है ना, मुझे ये चाहिए समेशन, वी हैव टू फाइंड समेशन r 1 to n डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं, समेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या है, r की वैल्यू एक बार 1 होगी तो क्या आ जाएगा डेल्टा ऑफ 1, फिर क्या आएगा डेल्टा ऑफ 2, फिर क्या आएगा डेल्टा ऑफ 3, फिर ऐसे चलते जाएगा, लास्ट में क्या आएगा बेटे डेल्टा ऑफ n आएगा ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा r इतना है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में सभी निकाल सकता हूं। तो चलो डेल्टा 1 निकालना, तो डेल्टा r अगर इतना है तो डेल्टा 1 क्या होगा, जहां जहां r है उधर 1 पुट कर दो, बराबर है। जैसे f of x आपको पता होता है ना, x स्क्वायर प्लस 2 है, तो f of 1 कैसे निकालते हो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 क्या आ गया 3, उसी तरह f of 2, ये तो सिंपल बच्चों वाली चीज है, ठीक है। और तो क्या है बेटे, यहां से डेल्टा 1 में निकाला तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 3 0 4 6 माइनस 1, यहाँ क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो r के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2, तो क्या बन जाएगा 2
2 का स्क्वायर 4 1 माइनस 2 3 0 4 6 माइनस 1। ऑलराइट, फिर डेल्टा 3 निकालो। डेल्टा 3 क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 1 माइनस 2 3 0 4 6 माइनस 1 प्लस ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा बेटे? डेल्टा ऑफ n। तो n स्क्वायर 1 माइनस 2 3 0 4 6 माइनस 1। इतनी बातें समझ में आई क्या? ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 अपन ने लिख दिया, अपन थ्योरेटिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मुझे मिलेगा? मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं इस दो डिटरमिनेंट को बस इस वाले और इस वाले पर फोकस करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहां जो रो 2 में एलिमेंट वो इसके रो 2 के एलिमेंट के बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये रो 3 इस रो 3 के आइडेंटिकल बराबर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं सिंस इसके इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट के रो 2 और रो 3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के आइडेंटिकल है, तो मैं इस दोनों डिटरमिनेंट को, याद करो प्रॉपर्टीज नंबर से, मैं इस दोनों डिटरमिनेंट को ऐड कर सकता हूं। किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूं? तो रो 1 के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं। मतलब मैं इस दोनों को लिख सकता हूं, ये रो 2 और रो 3 तो वही रहेगा सेम। रो 1 क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 4 और 1 5 1 और 1 2। इतना लिख सकता हूं या नहीं प्रॉपर्टीज से, जो अभी मैंने आपको रिकॉल भी करा है बराबर। ऑलराइट, फिर सिमिलरली क्या आ जाएगा इधर? डेल्टा 3 क्या है? 3 9 1 माइनस 2 3 0 4 6 माइनस का 1 प्लस डॉट 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 ऐसे ये n आ जाएगा n स्क्वायर n माइनस 2 3 0 4 6 माइनस का। फिर आप इस दोनों डिटरमिनेंट को देखोगे तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ऐसे दो डिटरमिनेंट करके हर को ऐड करता रहना नहीं। आप दो या दो से ज्यादा में जब स्प्लिट कर सकते हो एज ए सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स किसी एक पार्टिकुलर डिटरमिनेंट को, तो सबको एक साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार कि बेसिकली फिर से इस दोनों डिटरमिनेंट में मुझे क्या दिखेगा? ये रो 2 इसके आइडेंटिकल है, ये रो 3 इस रो 3 के आइडेंटिकल है। मतलब फिर से मैं इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है बेटे कि जो भी डिटरमिनेंट मैं 2 3 सबको जब ऐड कर रहा हूं तो चेंजेस बस किस में हो गए? रो 1 में। रो 1 में क्यों चेंजेस हो रहे हैं? सोचो, बिकॉज यहां पर सिर्फ रो 1 ही है जिसमें वेरिएबल्स प्रेजेंट है, बाकी रो 2 रो 3 में तो वेरिएबल है ही नहीं, है कि नहीं? तो यही चीज ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है कि इफ वेरिएबल इज प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम then summation can be taken inside or can be applied directly to that row or column। बराबर है? तो मतलब क्या हो रहा है कि मैं जब यही चीज को एज ए वेरीफाई कर रहा हूं तो मुझे वही मिल रहा है। जैसे इस रो के रिस्पेक्ट में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 9 और 5 क्या हो जाएगा? 14 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर ऐसे आ जाएगा n वाले टर्म्स, है ना? अब लिख लें। तो बेसिकली वो क्या रहा है कि रो 1 के जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस यहां पर 1 रखने पे जो एलिमेंट्स बना, फिर 2 रखने पे जो एलिमेंट्स बना, फिर 3 रखने पे जो एलिमेंट्स बना, वो सारे ऐड हो रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूं यार कि ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे ऐसे ऐड हो रहे हैं। फिर यहां पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी आपस में ऐड हो रहे हैं। फिर ये 1 1 1 आपस में ऐसे ऐड हो रहे हैं। तो मैं इतना हर बार ऐसे इनडिटरमिनेंट लिखने के बाद मान लो कि मुझे बोल दिया जाए कि r इक्वल्स टू 1 to 15 में इसकी वैल्यू बताओ, तो मैं ऐसे 15 डिटरमिनेंट लिखूंगा, फिर 15 को ऐड करूंगा, फिर आंसर निकालूंगा नहीं ना। या फिर मैं उस डिटरमिनेंट को पहले एक्सपेंड करूंगा, फिर r के टर्म्स में आएगा चीजें, फिर उसको 1 से 15 में जितने भी r वाले टर्म है उसको समेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करूंगा। वो भी नहीं करूंगा, मैं तो ये सोचूंगा ना कि ये चीजें डायरेक्टली कैसे हो जाएंगी। तो यही स्टेटमेंट अपने को बोल रहा है कि आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? आप क्या करोगे बेटे? आप तो सिंपली क्या करो, समेशन को उस रो 1 में ले जाओ जिस रो में वो वेरिएबल प्रेजेंट है। गॉट इट? तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना? ये हो गया आपका एक वे हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा मैं इसका एक अल्टरनेटिव है जो कि आपको यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है बेटा? तो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा कि अगर आपको समेशन
जाओ जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट। तो मैं यहाँ ले गया तो क्या आ जाएगा समेशन r1 to n डेल्टा डेल्टा क्या है यहाँ r फिर यहाँ समेशन ले आया 1 to n r स्क्वायर, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ लिख दिया r1 to n 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा -2 3 0 4 6 माइनस का 1 क्या। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। तो आप सबको पता r को अगर मैं 1 to n में समेशन करूँ तो 1 + 2 + 3 ऐसे n नेचुरल नंबर का फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को ये पता होगा, सीक्वेंस सीरीज के स्पेशल सीरीज में बताए जाते हैं। r स्क्वायर का क्या हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन का 6 हो जाएगा, और 1 1 1 n टाइम्स n हो जाएगा। रो 2 और रो 3 अभी भी वही है। तो अपन ने क्या देखा कि डायरेक्टली मैं उतने सारे डिटरमिनेंट मुझे नहीं लिखना पड़े, डायरेक्टली मैं इसी डिटरमिनेंट से इसको फाइंड करूँ। आपको ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। यहाँ से देख लो r है 1 to n जाना है, या r को मैं सीधा 1 to n में n × n + 1/2, r स्क्वायर है तो सीधा आ जाएगा n × n + 1 2 × 2n + 1/6 1 1 1 n टाइम्स तो n करेक्ट। तो ये आपका फाइनल डिटरमिनेंट आ गया। अब जो दूसरा इस स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है उस पर आप लोग ध्यान दें। अदरवाइज फर्स्ट इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट एंड देन डू समेशन। इसका क्या कहने का मीनिंग है, इसको भी समझते हैं। तो ये तो आपका हो गया वन ऑफ द टाइप ऑफ एग्जांपल जिसमें किसी एक ही रो में वेरिएबल प्रेजेंट। अब इसने ये बोला कि अगर एक रो में वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो तो ऐसा नहीं कि अपन इसमें ये चीजें डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अपन वहां पर 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि क्या मान लो एक से ज्यादा रो और कॉलम में वेरिएबल प्रेजेंट है, तो वहां पर 1 सेकंड के लिए ये सोचेंगे कि क्या मैं उसको एक ही रो में ला सकता हूं या किसी एक कॉलम में ला सकता हूं। मान लो 2 में प्रेजेंट है तो क्या कुछ प्रॉपर्टी यूज करके मैं उसको एक में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर कर लिया तो डायरेक्टली अप्लाई कर देना, नहीं कर पाए मान लो कि नहीं पॉसिबल है तो फिर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट देन डू समेशन। पहले आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने को उसका समेशन निकालना पड़ेगा। जैसे देखो अभी आपको और क्लियर होगा कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटे। जैसे मान लो ये लिख लो, आप एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 2 अपने को बताना है इफ डेल्टा r = r -1 या फिर यहाँ ले लो r + 1, यहाँ r ले लिया, यहाँ ले लिया r² प्लस का 3 0, यहाँ पर ले लिया r², फिर यहाँ ले लिया मान लो 6r प्लस का 1 5 6r प्लस का ये, ठीक। अब यहाँ पर मैं देखा तो अपने को वही चीज है फिर से कि इतना है कि डेल्टा r = दिस देन फाइंड। अपने को बताना है समेशन r1 to 10 डेल्टा r की वैल्यू बताना, ये अपने को फाइंड आउट करना इसकी वैल्यू क्या है। और तो मैं क्या देख रहा हूँ इस प्रॉब्लम को कि यार यहाँ कॉलम 1 में r वेरिएबल टर्म्स है, कॉलम 2 में नहीं है, कॉलम 3 में। तो यहाँ पर दो कॉलम में आ गया, कॉलम 1 में भी आ गया और कॉलम 3 में भी आ गया, ठीक है। तो अपन अब यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करने से मतलब डायरेक्टली समेशन को अंदर ले जाने से पहले एक बार सोचेंगे कि क्या यहाँ पर किसी एक रो कॉलम में प्रेजेंट है, तो पता चला नहीं, ऑलराइट। फिर सोचा कि क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ ऑपरेशंस लगाकर कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर क्या मैं इसको इस वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकता हूँ या इस कॉलम के वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकता हूँ। तो पता चला कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस कर दूं तो यहाँ जो r + 1 है इसमें से r चला जाएगा,
यहाँ आर स्क्वायर प्लस 3 वहां से आर स्क्वायर चला जाएगा, 6r प्लस 1 में से माइनस इसको करूंगा तो 6r, मतलब कि जो यहाँ वेरिएबल वाले पार्ट्स वो खत्म हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा कांस्टेंट, मतलब अपना काम बन जाएगा। तो देखो ऐसे सोचेंगे कि अगर एक से ज्यादा कॉलम और रो में वेरिएबल प्रेजेंट हो तो ऐसा नहीं कि उसमें नहीं अप्लाई कर सकते, एक बार जरूर सोचेंगे कि क्या पता कुछ प्रॉपर्टी यूज करने के बाद वहां पर मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकूं। तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया। आप तो स्क्रीन पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो, मैं इधर सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, जो डेल्टा आर है उसमें मैं ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 माइनस का कॉलम 3, तो जो डेल्टा आर अपना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कॉलम 1 ये कॉलम 3, इसमें से इसको माइनस करो तो r प्लस 1 में से r जाएगा तो 1, r स्क्वायर प्लस 3 में से r स्क्वायर तो 3, 6r प्लस 1 में से 6r प्लस 2 जाएगा तो 6r 1 में से 2 तो माइनस करो, क्या आ गया। कॉलम 2 में कोई ऑपरेशन नहीं तो कोई चेंजिंग नहीं, -1 0 5, कॉलम 3 में भी कोई ऑपरेशन नहीं तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, गॉट इट। अब यहां पर देखो कि अब जो तुम्हारा डेल्टा आर था वो तुम्हारे डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अरे बोलो हुआ या नहीं हुआ, डिजायर्ड फॉर्म में आया या नहीं आया, किसी एक रो या कॉलम में वेरिएबल्स आया या नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं कॉलम 3 के मैं क्या करूंगा, समेशन को डायरेक्टली इनसाइड ले जा सकता हूं। तो अपना फाइनल जो निकालना है, क्या निकालना है बेटे, वी हैव टू फाइंड r12 एंड डेल्टा r, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 3 -1 0 5, इस समेशन को डायरेक्टली अंदर लेगा तो देखो r को करोगे तो r1 to n में क्या होता है n into n plus 1/2, तो यहाँ 1 to 10 है तो क्या आ जाएगा 10 into 10 plus 1 मतलब 11/2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर इस r स्क्वायर को करोगे तो क्या आ जाएगा n मतलब 10, फिर n plus 1 मतलब 11, फिर क्या आएगा 2n plus 1, तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है 10, तो 10 2 जा 20 plus 1 21 divided by 2, फिर लास्ट एलिमेंट 6r plus 2 है तो मैं इसको करूंगा, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगा, देखो 6r plus 2 है तो समेशन की प्रॉपर्टीज होती है क्या कि आप इसको यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो प्लस माइनस में, तो ये 6r हो जाएगा 6 कांस्टेंट बाहर, r को मैं 1 to 10 में करूंगा प्लस 2 है तो 2 को या तो बाहर कर लो या अंदर रखो, कोई चीज अंदर 1 आ जाएगा r 1 to 10, तो यहाँ से 6 फिर r को 1 to 10 में तो क्या आ जाएगा n into n plus 1/2 प्लस 2 टाइम्स 1 to 10 में 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ से ये चीजें आपको मिल जाएगी, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा 2 5 जा तो 5 6 जा 30 प्लस 10 2 जा 20, 30 और 20 50, यहाँ 50 आ जाएगा। इसको भी चाहो तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये 55 हो जाएगा, यहाँ भी इसको सॉल्व कर लो, मतलब कहने का मतलब कंसेप्ट समझो, इसके बाद तो यू कैन डू योरसेल्फ कैलकुलेशन है। तो क्या ये चीजें समझ में आई या नहीं, उसके बाद सिंपल डिटरमिनेंट हो गया, अगर वैल्यू पूछ रही है या तो ऑप्शन में ये एक डिटरमिनेंट ही होगा या फिर अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप इसको वैल्यूएट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मतलब क्या है कि अभी तक जो अपन ने 2 एग्जांपल देखा उसमें क्या था कि एक वाला एग्जांपल में तो एक ही रो में था, है कि नहीं, दूसरे में क्या होगा कि 2 कॉलम में तो वेरिएबल था लेकिन मैं उसको कन्वर्ट कर पाया किसी एक कॉलम में बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये वाला। अब मान लो कि इस दोनों में से कोई भी सिचुएशंस नहीं हो रहा है, तब अपने को उस केस में क्या करना पड़ेगा, फिर उस केस में अपने को इवैल्यूएट करना पड़ेगा पहले डिटरमिनेंट, तब जाकर अपने को फिर से उसमें समेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए जो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो तीसरा एग्जांपल है, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, आपको घर से ट्राई करके आना है, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो कि अगर अपने को बोले कि इफ डेल्टा r इज इक्वल्स टू r -1 0, ठीक है, 2 -3r 1 0 5, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। तो यहां पर अब देखो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर किसी एक रो या कॉलम में वेरिएबल आया ही नहीं,
जैसे ये R रो 1 में और कॉलम 1 में, लेकिन ये R रो 2 में और कॉलम 3 में, तो किसी एक रो और कॉलम में नहीं है बराबर। फिर सोचा कि क्या कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक रो कॉलम में किसी प्रॉपर्टी या कोई ऑपरेशन यूज करके, तो पता चला नहीं कर सकते, बिकॉज ये R इधर है, ये R इधर है। तो अगर आप कॉलम बाय के ऑपरेशन लगाओगे तो इसको आप कुछ नहीं कर पाओगे या फिर इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 0 और इसके करस्पॉन्डिंग 2 है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अपना आप एक ही ऑप्शन बचता है क्या, फर्स्ट इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट देन डू समेशन, मतलब पहले आप इसको इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएशन करना आता है, किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो बराबर, उसके बाद जो R में एक्सप्रेशन मिलेगा आप उसमें समेशन लगा लो, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड समेशन R1 to 12 डेल्टा R की वैल्यू आपको बताना है। ये सारे बच्चे फाइंड आउट करके ऑलराइट। तो ये था बेटा अपना समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। आई थिंक इसमें आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई, मैंने एक एक चीजों को थ्योरेटिकली बताया। अच्छा मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स है बोर्ड्स के लिए नहीं है, जो बच्चे स्पेशली बोर्ड्स के लिए इसको देख रहे हैं तो चाहे तो इस टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं, ये स्पेशली जेईई मेंस और एडवांस के लिए बराबर है। ऑलराइट, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, वो भी इसी से रिलेवेंट है। एक्चुअली आपको आई थिंक जो बच्चे थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है ना, उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, समेशन ही है। जैसे इस सिग्मा वाले समेशन में अपन क्या करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू का समेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू का समेशन होता है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे या जो ऑलरेडी पढ़ चुका हमको पता होगा, तो अगर इंटीग्रेशन एक वन ऑफ द टाइप ऑफ समेशन ही है कंटिन्यूअस वैल्यू का, तो फिर ये चीजें इंटीग्रेशन में भी अप्लाई होनी चाहिए। आपके दिमाग में आया ये चीजें, तो बेटे हाँ ये चीजें इंटीग्रेशन में भी अप्लाई होती है, इसमें कोई ये नहीं है। फिर से वही सारी चीजें जो कंडीशन समेशन के लिए बना वही कंडीशन किसके लिए बन जाएगा, इंटीग्रेशन के लिए। मतलब मैं इस पूरे स्टेटमेंट में जहां जहां समेशन लिखा है अगर उसको मैं इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दूं तो कोई उसके स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं होगी। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई वेरिएबल है डिटरमिनेंट्स में, तो उस वेरिएबल जैसे यहां समेशन था, मैंने इधर कर दिया इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट। If a variable is present in only one row or column, then integration can be taken inside or can be applied directly to that row or column. Otherwise, first evaluate the determinant, then integrate. बस यही हो गया, ठीक है। उसके बाद वही एग्जांपल्स आएंगे। फिर से मैं बोलूंगा आपको कि अगर किसी एक रो कॉलम में वेरिएबल प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली उस रो कॉलम में ले जाओ, डायरेक्टली वहां से इंटीग्रेट करो। अच्छा बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए दो टाइप्स होते हैं, इनडिफिनिट और डिफिनिट। तो अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, तो उसमें आपको लास्ट में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद या डिटरमिनेंट को उस वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद लास्ट में प्लस सी लगाना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा मैं बोलूं sin x का इंटीग्रेशन, तो आपको क्या लिखते हैं माइनस cos x प्लस का c, या मैं बोलूं cos x का इंटीग्रेशन, तो आप लोग क्या बोलते हो sin x प्लस का c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाते हैं। अगर यही चीज मैं बोल दूं कि लिमिट लगा है 0 to पाई, तो फिर ये c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप इंटीग्रेशन में सीखोगे या जो जानते हैं वहां पर। अभी के लिए बस आप इतना समझो। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1, मैंने बोला आपको कि इफ डेल्टा x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 3 0, ठीक है। उसके लिए लीजिए e की पावर x 1 4 sin x 2 माइनस 1, ठीक है। ये है डेल्टा x। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा x dx, ये अपने को बताना है, बराबर बेटा।
तो देखो फिर से वही चीज मैं बोलूंगा, जो चीज आप समेशन में जस्ट किए हो ना, तो आपको यहाँ पर ज्यादा आप समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो डायरेक्टली आप ये समझो कि समेशन का ही क्वेश्चन कंटिन्यूअस का क्या करो। आपने क्या देखा, जो भी डिटरमिनेंट है वेरिएबल डिटरमिनेंट, उसके किसी एक रो या कॉलम में वेरिएबल है या नहीं। तो पता चला सिर्फ कॉलम 1 में देखो x है वेरिएबल इधर, तो यहाँ x का टर्म, यहाँ x का टर्म, x का फंक्शन, इधर भी x का फंक्शन, ठीक है। तो एक ही कॉलम 1 में, कॉलम 2 और 3 में नहीं, तो अपना काम बहुत सिंपल एंड इजी हो गया। तो क्या करेंगे, अपन ने डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू किया। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा x dx बराबर होगा, डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन को इस कॉलम में ला सकते हैं। एक तो मेथड वो भी, अगर मान लो कि ये चीजें नहीं क्लिक थी तो क्या करोगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, एक लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, इसमें sin x e की पावर x x स्क्वायर के टर्म्स होंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है कि नहीं। या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके एक डिटरमिनेंट बना लो, फिर उसको सॉल्व कर लो। तो अपन वही करने जा रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉलम 1 में इंटीग्रेशन को ले गया, तो क्या, चलो मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2dx, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फिर हो जाएगा -3 1 2 0 4 -1 बराबर है। तो यहां से मैं इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का क्या होता है बेटे, x स्क्वायर बाय 2, और 2 का क्या हो जाएगा 2x। अच्छा, यहाँ पर एक एक करके c लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली फिर वो c1 c2 सब मिलकर c बने, तो मैं डायरेक्टली इधर लिख सकता है e की पावर x का e की पावर x sin x का माइनस cos x। तो ये तो आपका कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 और 3 वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बस आप प्लस, अब ये या तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना होगा, या फिर आप इसको देख लो, सो किसी भी रो कॉलम के लोग इसी, इसमें एक जीरो है भी, इसके लोग एक्सपेंड करो, तो चीजें आपको ज्यादा सिंपल हो जाएगी, बराबर है। अच्छा, अब दूसरा वही फिर से प्रॉब्लम आएगा कि भाई अगर मान लो कि सर किसी एक से ज्यादा रो और कॉलम में है, तो देख लेना कि अगर एक से ज्यादा रो कॉलम है तो क्या मैं उसको एक में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो फिर आपको इवैल्यूएट करो, फिर जाकर इंटीग्रेट करो, बराबर है। तो चलो मैं आपको होमवर्क देता हूं, सारे बच्चे उसको करके एक बार अटेम्प्ट करके आएंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या है कि अगर मान लो आपको दिया है कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 2 cos x x स्क्वायर -1 0 1 2 1 4, then find इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा x dx, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल है, अब ट्राई करना। आप देख रहे हो कि एक ही रो 1 में ये सिर्फ है, आप लोग घर पे जाकर इसको एक बार इवैल्यूएट करो। अगर मान लो एक से ज्यादा में होता तो फिर देखते कि कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो पहले इवैल्यूएट करते फिर उसको सॉल्व करते, बराबर है बेटे। तो ये था अपना इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ठीक है, अपन ने समेशन देख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट देख लिया, नेक्स्ट आता है बेटे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, बराबर है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये थोड़ा समेशन इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट हटके रहेगा, ठीक है। वो दोनों चीजें तो एक ही था, इसीलिए दोनों सिमिलर है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट को समझने के लिए आप बस ये समझो, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको क्वेश्चन पे अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने को एक डिटरमिनेंट मिला, ठीक है ना, वो है कुछ भी, मान लो डेल्टा ऑफ x है, बराबर है, जिसमें
f1x प्लस f2x प्लस f3x, ऐसे x के फंक्शन है। मान लो यहाँ है g1x g2x g3x, और यहाँ है h1x h2x और h3x, बराबर। देन वी हैव टू फाइंड डेल्टा। अच्छा बच्चे, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि मैं डेल्टा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखूं या फिर डेल्टा डैश x लिखूं, दोनों एक ही चीज है, आपको पता होगा। f डैश x किसके बराबर होता है, d ऑफ f ऑफ x ऑन dx, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अगर किसी बच्चे को, मैं क्योंकि ये डैश वाला यूज करने जा रहा हूं। तो मान लो कि अपने को डेल्टा डैश x निकालना है, मतलब कि डेल्टा x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बताना है। तो क्या आ जाएगा डेल्टा डैश x। बस आपको एक चीज रखना है, जैसे अपन डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं ना, बेसिकली प्रोडक्ट रूल नहीं है, बस आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट रूल में क्या करता है, जैसे u इंटू v का करना है ना, तो अपन क्या करते हैं, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v को बाहर u का डिफरेंशिएशन, मतलब एक एक करके करते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है आपको कि आप किसी भी रो वाइज या कॉलम वाइज जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपने रो वाइज स्टार्ट कर दिया डिफरेंशिएशन करना, तो आपको रो वाइज ही आगे चलते जाना है। अगर आपने कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया, तो आपको कॉलम वाइज ही चलते जाना। मतलब क्या समझो कि अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, तो एक तो तरीका क्या है, सबसे बिना क्या माइंड यूज करने वाला तरीका क्या है, सीधा इसको सॉल्व करो, x के टर्म्स में आ जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो भाई, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। ओके, लेकिन अपन तो स्मार्ट बच्चे हैं, ऐसा तो दूसरा भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। दो टेक्निक क्या है कि आपको क्या करना, मैंने मान लो इसको रो वाइज करना शुरू किया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको रो वन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो रो वन को मैं डिफरेंशिएट कर लिया, f1x का f1 डैश, f2 का f2 डैश, f3 का f3 डैश, ये इसके डिफरेंशिएशन को बता रहा है। फिर जो बाकी के दो रो है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आप एक बार में किसी एक रो को ही डिफरेंशिएट करोगे, ये डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है। फिर प्लस देकर आपको फिर से दूसरे रो पर आना है कि नहीं बेटे, प्लस देकर आपको फिर से दूसरे रो पर आना है। और जब आप दूसरे रो का कर रहे हो, तो पहले और तीसरे को, जैसे इसमें 3 रो है, तो पहले और तीसरे को कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। मतलब प्लस में क्या आ जाएगा, अब मैं रो वन को कुछ नहीं करूंगा, रो वन को मैं वैसे ही रखूंगा, बराबर है। अब मैं रो टू में आ जाऊंगा, तो रो टू में क्या है, g1 g2 g3, तो इसका डिफरेंशिएशन, बराबर है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर रो 3 को मैं कुछ नहीं करूंगा, रो 3 को मैं ऐसे ही रखूंगा, क्लियर। फिर प्लस देकर रो 1 का हो गया, रो 2 रो 3 बराबर सेम है, प्लस फिर रो 2 का हुआ, तो रो 1 और 3 कांस्टेंट। अब रो 3 का करूंगा, तो रो 1 और रो 2 को कोई चेंजेस नहीं करूंगा। इतनी बातें समझ में आ रही है नहीं, बोलो, ऑलराइट। तो अब मैं रो 3 का किया, तो यहां से क्या आ जाएगा, h1 h2 डैश और h3 डैश, क्लियर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट आपको इस फॉर्म में है और इसका डिफरेंशिएशन बताना है अपने को, तो आप कोई भी रो और कॉलम वाइज कर सकते हो, बराबर है। लेकिन आप रो वाइज का अगर स्टार्ट किए, तो एक रो को किया, फिर बाकी जितने भी रिमेनिंग रो उसको सेम रखा, फिर प्लस के बाद दूसरे रो को किया, फिर तीसरे रो को किया, ऐसे कर करके अपन चीजों को आगे बढ़ाएं, बराबर। आप चाहो तो इसको कॉलम वाइज कोई बच्चा सोचे तो कर सकता है। जैसे मान लो कॉलम 1 को करता, पहली बार इस दोनों को कांस्टेंट रखता, फिर कॉलम 1 और 3 को कांस्टेंट रखता, कॉलम 2 को करता, फिर कॉलम 1 2 को कांस्टेंट रखता, कॉलम 3 को, बीच में हमेशा प्लस आना है, जैसे प्रोडक्ट रूल में। ऑलराइट, इसी चीज को याद रखने के लिए आप एज शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे इसको लिख सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा, ठीक है ना, जो कि है ऐसे रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है ना। अगर इसका मान लो x का फंक्शन,
तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब चीजें वही है, बस थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या रो 1 का डिफरेंशिएशन करो, रो 2 रो 3 में कोई चेंजेस नहीं, प्लस रो 2 का डिफरेंशिएशन करो, रो 3 और रो 1 में कोई चेंजेस नहीं, प्लस रो 1 रो 2 में कोई चेंजेस नहीं, रो 3 का डिफरेंशिएशन। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। फिर दूसरा है, अगर मान लो कॉलम वाइज होता, मान लो कि डेल्टा एक्स ऐसे कॉलम वाइज अगर मुझे करना तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो जाता। अगर यहाँ से मुझे डेल्टा एक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले कॉलम 1 का कर लिया, कॉलम 2 और 3 को सेम रखा, फिर कॉलम 1 और 3 को सेम रखा, कॉलम 2 को कर लिया, अच्छा बीच में प्लस आएगा प्लस, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, कॉलम 1 2 को सेम रखा, कॉलम 3 का डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, तो ये था जो इसका एज ए थ्योरी मानो या जो भी कंसेप्ट मानो यही करना। अब डायरेक्टली अपन एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। पहले तो सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, देन वी विल सॉल्व एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले तो एक सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लिए। ऑलराइट, तो जैसे मानो कि आपको ऐसा दिया है कि इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू sin x x plus 1 और e की पावर x minus 1 0 4 2 3 1, ठीक है। अपने को बताना है ना, फाइंड, देन फाइंड डेल्टा डैश 0। डेल्टा डैश 0 का मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपको डेल्टा एक्स को डिफरेंशिएट करना है, फिर जो डेल्टा एक्स डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन मिलेंगे उसमें एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, 0। अरे ये चीज नहीं पता है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स कुछ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो मैं बोलूँ एफ डैश 0, तो पहले तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे, वो क्या आ जाएगा 2x, फिर इसमें x की जगह क्या पुट करोगे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। वही चीज है यहाँ पे। तो पहले डेल्टा डैश 0 निकालने के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो, पहले तो आप डेल्टा डैश x निकालो, बराबर है डेल्टा डैश x क्या आ जाएगा बेटे, मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जाना होगा 3 बार। एक्चुअली मैंने जानबूझकर एक ही रो में, अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा है एक रो कॉलम का सीन नहीं है, कितने भी रो कॉलम में हो सकता है ऐसा। चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप कहीं भी ले जा सकते हो, बस आपको ध्यान रखना। मान लो इस 4 को मैं इधर कर लिया और e की पावर x को मैं यहाँ ले आया, ठीक है। अब मुझे चलो इसको सॉल्व करना है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो डेल्टा डैश एक्स निकालूंगा। डेल्टा डैश एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 ऑर्डर का, तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसी एक रो और कॉलम के रिस्पेक्ट, बराबर है। फिर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर मैं उसमें जहाँ जहाँ x होगा उधर 0 पुट करूंगा, डेल्टा डैश 0 आ जाएगा। तो जैसे मान लो मैं सिंस यहाँ पर मुझे 2x एक साथ दिख रहा है, तो मुझे रो बाय जाना, उससे आप कॉलम बाय भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रो 1 बाय जाना मतलब रो बाय जाना मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो मैं रो बाय जाना शुरू किया। तो रो बाय जाना तो साइन एक्स का, पहले रो 1 का ही गया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा 1, एक्स का 1 1 का 0, 4 का क्या हो जाएगा 0। फिर रो 2 को मैं सेम रखूंगा और रो 3 को भी सेम रखूंगा, फिर प्लस करके क्या करूंगा, फिर रो 2 में आया, अब रो 1 को मैं फिर सेम रखूंगा, रो 2 को माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 0 का 0, e की पावर x का e की पावर x, बराबर। फिर रो 3 को भी सेम रखूंगा, यहाँ पर मैं रो 1 को किया हूँ डिफरेंशिएट, यहाँ पर रो 2 को किया हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करूँगा, रो 3 मतलब रो 1 जो पहले था वही रहेगा, रो 2 भी जो पहले था वही रहेगा,
रो 3 को किया तो 2 का 0, 3 का 0, 1 का 0, तो ये तीनों 0 ही हो गए। ठीक है, तो ये तो इसमें तो 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके एक ही रो कॉलम में अगर 3 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 0 हो गई। इस दोनों को देख लो भाई, अपने को क्या बताना है, डेल्टा डैश 0। तो डेल्टा डैश 0 क्या आ जाएगा, cos ऑफ 0 1, यहाँ 1, यहाँ 0, क्या हो जाएगा -1 0, e की पावर x मतलब e की पावर 0 1, फिर ये 2 3 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर sin 0 0, x प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 1 4, फिर 0 0 e की पावर x 1, फिर 2 3 1, और वो तो 0 है। मतलब बस आप इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत सिंपल डिटरमिनेंट है। यहाँ तो क्लियरली इस रो के लॉन्ग कर दो, बस इसका को फैक्टर लिखना पड़ेगा, इसमें भी किसी रो कॉलम के लॉन्ग कर दो, तो इसके बाद आप वेरीफाई खुद से कर सकते हो इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट करेंगे, बराबर। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, मैं चाहूंगा आप उसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, ये लिख लिया बेटे, और लेट्स मी स्टार्ट आउट। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, देन आज का लेक्चर हम लोग कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आप इसको है ना इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो, मतलब रिवाइज करने के लिए। इसमें बोला गया कि इफ f1x, f2x, f3x are polynomial of degree 2, मतलब क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एंड g of x बराबर f1x, f2x, f3x, फिर f1 dash x, f2 dash x, f3 dash x, फिर f1 डबल डैश x, f2 डबल डैश x, f3 डबल डैश x, इतना। देन फाइंड g of 2 if g of 3 is equals to 27। अपने को बोला कि f1x, f2x, f3x एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, बराबर है, और एक फंक्शन दिया है g of x जो कि इसके इक्वल है, बराबर है। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझने बैठे, ऐसे कनेक्टिंग क्वेश्चंस आपको एडवांस में जनरली मिल सकते हैं, गॉट इट। तो इसने क्या बोला कि f1x, f2x, f3x आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री का, एंड g of x बराबर दिस, मतलब कि 3 f1 f2 f3 एक क्वाड्रेटिक है, और g of x f1 f2 f3 के फॉर्म में है। उसके बाद एक और चीज दिया है कि देन फाइंड g of 2, तो g of 2 की वैल्यू बतानी है इफ g of 3 27 है। अगर g of 3 27 है तो g of 2 की वैल्यू बताओ, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार मुझे g of 3 पता है और g of x भी पता है, और निकालना क्या है g of 2। तो पहले तो मैं ये सोच लूंगा कि अगर मुझे g of x निकल जाए तो उसमें x की जगह 2 पुट करूंगा, g of 2 आ जाएगा। फिर सोचा यार g of x निकालने के लिए मैं क्या देख रहा हूं कि g of x है क्या बेसिकली। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि एक रो में तो f1 f2 f3 ये रो 1, ठीक है। दूसरा रो में क्या है कि इसी का इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो 1, जैसे रो 1 में पहला एलिमेंट क्या है f1x, इसका रो 2 का जो पहला जस्ट इसका डेरिवेटिव है f1 डैश, मतलब f1 का डेरिवेटिव, फिर ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव। तो जैसे ऐसे डेरिवेटिव सोचा ना, अच्छा देखो मैं तो इसको डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेंट वाले टॉपिक में क्वेश्चंस कर रहा हूं, आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूं, तब तो आपको दिमाग में थोड़ा बहुत चल भी रहा होगा कि हाँ कुछ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे रैंडम एग्जाम में तो ऐसा नहीं रहेगा ना, एग्जाम में तो रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, आपको तो वहां टॉपिक मेंशन करके क्वेश्चन देते हैं क्या, नहीं ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर मिल जाए तो आपको कैसे क्लिक करेगा कि इसको डिफरेंशिएशन से सोचना है।
तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, ये रो 1 है, फिर ये क्या है रो 2, तो रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंशिएशन है। फिर आगे बढ़ा यार, रो 3 के जितने एलिमेंट है वो रो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंशिएशन है। तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं यहाँ डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। फिर सोचा यार डिफरेंशिएशन यूज करें कैसे, तो फंक्शन पता है और मुझे डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना आता है, तो मैं यहाँ से g डैश x निकालना शुरू कर दिया। मैंने देखा g डैश x आ क्या रहा है, फिर आगे सोचूंगा g ऑफ x के बारे में। तो g डैश x जब मैं निकालने गया तो मैंने वही सब देखो डिटरमिनेंट की जो अभी मैंने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा, रो बाय जी जाऊंगा, कॉलम बाय जाने से ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि कॉलम बाय में मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये इसका डेरिवेटिव है, रो बाय में मुझे इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, तो चीजें सिंपल होती जाएगी। तो मैं रो बाय गया, तो रो बाय डिफरेंशिएट किया, तो रो 1 को पहले डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, f1 डैश f2 डैश f3 डैश बराबर है बेटे, ऑलराइट है कि आएगा या नहीं आएगा। फिर रो 2 क्या हो जाएगा, f1 डैश, वो तो पहले से ही है, उसको चेंज नहीं ना करेंगे, अरे बोलो चेंज करेंगे क्या, नहीं ना करेंगे, ऑलराइट। फिर रो 3 को भी चेंज नहीं करेंगे, वो डबल डैश पहले से है तो रहने दे भाई, उसको डबल डैश रहने देते हैं, है कि नहीं, ऑलराइट। फिर प्लस देकर क्या करेंगे बेटे, रो 1 का हो चुका है तो रो 1 को अब सिंपली लिख लेते हैं, रो 2 का नहीं हुआ तो रो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रो 2 को जब डिफरेंशिएट किया तो ये ऑलरेडी f1 डैश f2 डैश f3 डैश है, तो f1 डैश को जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटे, f1 डबल डैश x, ये क्या हो जाएगा f2 डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा f3 डबल डैश x। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों, यहाँ पे डबल डैश क्यों आया रो 2 में, बोलो, बिकॉज ऑलरेडी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, दोबारा डेरिवेटिव मतलब डबल डैश, ये चीज पता है मेरे को, जिसको नहीं पता मैं मेंशन कर देता हूँ कि f डैश x का मतलब क्या होता है कि एक बार f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया गया, f डबल डैश x का मतलब क्या होता है कि उसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ x के रेस्पेक्ट, ठीक है, d2x अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऑलराइट, चलो ये पता होगा आपको डिफरेंशिएशन। फिर रो 3 को सेम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f1 डबल डैश, f2 डबल डैश और f3 डबल डैश। अब बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होगा चीजें कि अपन क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। फिर से अब रो 1 रो 2 को सेम रखेंगे बेटे, और फिर फाइनली किस पर आएंगे, रो 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रो 1 रो 2 को अपन ने सेम रखा, है कि नहीं, और रो 3 का डिफरेंशिएशन, रो 3 में ऑलरेडी डबल डैश है तो अब किस में चला जाएगा, ट्रिपल डैश, मतलब कि 3 बार उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, हर एक एलिमेंट का 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी पहले से। ऑलराइट, अब ये जो 3 अलग अलग डिटरमिनेंट मुझे मिले जब मैं g ऑफ x से g डैश x निकाला, एनालाइज करते हैं एक बार, देखते हैं क्या बन रहा है, बहुत सिंपल बनने वाला, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे रो 1 और यहाँ पे रो 2 क्या बेटे आइडेंटिकल है, देखो f1 f1 डैश, f2 f2 डैश, f3 f3 डैश, तो किसी भी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो और कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटे, 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 0। रीजन क्या है, सिंस यहाँ रो 1 आइडेंटिकल है रो 2 के, बराबर। यहाँ जाओ, यहाँ देखो f1 डबल डैश, f1 डबल डैश, f2 डबल डैश, f2 डबल डैश, f3 डबल डैश, f3 डबल डैश, तो यहाँ रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0। प्रॉपर्टी जानते हैं आपको, रो 2 रो 3 पढ़ चुके हैं ना प्रॉपर्टीज, तो रो 3 और रो 3 आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर थोड़ा बच्चे दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर तो कोई भी 2 रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, देखो ये 1 है, सॉरी f1 है, f1 डैश है, f1 ट्रिपल डैश है, या कॉलम भी कोई आइडेंटिकल नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज मुझे दिख रहा है कि रो 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कितने बार डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, 3 बार, और f1 f2 f3 कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सोचो
तो F1 F2 F3 अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है मतलब क्वाड्रेटिक है, मतलब F1 F3 का अगर जनरल फॉर्म लिखो तो ax² bx + c होगा। मान लो ये है F1x। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करूंगा तो पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा 2a1x + b1। फिर जब दूसरी बार करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2a1, और जब तीसरी बार करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है 0 मिलेगा। समझ में आ रही चीजें? मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को मैक्सिमम हम 2 बार कर सकते हैं तो चीजें कांस्टेंट तक, या जैसे पहली बार करेंगे तो एक x का फंक्शन आएगा, या फिर दोबारा जब करेंगे तो फिर वो x कांस्टेंट बन जाएगा, जब दोबारा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद कितना भी कर लो 0 ही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख लो हर एक एलिमेंट का 3 बार हो चुका है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, F1 भी 0 होगा, F2 भी 0 होगा, F3 क्यों? बिकॉज F1 F2 F3 कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। उसका भी यूज करना है कि नहीं? हर एक चीज ऐसे नहीं होती, सबका यूज है। तो यहाँ पर किसी एक रो में ही क्या आ गए? तीनों 0 आ गए, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? रीजन क्या लिखेंगे? सिंस रो 3 के सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। फाइनली अपने को g' क्या मिला? g' अपने को 0 मिला। अब तुम सोचो कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है, जैसे देखो यहाँ था ना f1 कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 आया। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है तो वो फंक्शन क्या होता है बेटे? कांस्टेंट होता है या नहीं होता है? होता है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि सिंस g' x = 0 implies g of x is a constant function। क्या है बेटे? कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, और कांस्टेंट फंक्शन का क्या खासियत होता है कि उसकी वैल्यू हमेशा एक ही होती, चाहे x कुछ भी पुट करो। मतलब कि यहां पर गिवन है आपको g of 3 कितना है? 27। तो सिंस g of 3 = 27, दिस इंप्लाइज g of 2 भी क्या होगा? 27 ही होगा, तभी तो कांस्टेंट है। जैसे मैं बोलूं कि यहां पर f of x मैंने ले लिया 3, एक कांस्टेंट फंक्शन है। आप इसमें f of 1 रखो, f of 2 रखो, f of -1 रखो, सबकी वैल्यू 3 ही आनी है कि नहीं? कांस्टेंट फंक्शन ये होता है बच्चों के पर। ऑलराइट, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? 27। ठीक है, तो यहीं पर इस आर्टिकल को कंक्लूड करते हैं। ये था अपना लेक्चर नंबर 6 बेटे। यहाँ पर बेसिकली अपन ने बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को सीखा: समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, आप मुझे या तो कॉल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।